आज हमारे बीच बात करने के लिए एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह जी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे स्कूल के, तो आपके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, बैग वगैरह नहीं थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास बस्ता नहीं था। पैदल चल के घर से स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पे स्कूल था, बहुत दूर नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना तो 2.5 किलोमीटर आने के लिए साइकिल की कोई परमिशन नहीं थी कि ये सामान्य किसान के घर के बच्चे के लिए इतना बड़ा आसान। इलाहाबाद को आप किस तरह से याद करते हो? इलाहाबाद की जो फीलिंग्स हैं, इलाहाबाद के बारे में जो मन में भाव, वो व्यक्त करने के लिए तो मुझे लगता है ग्रंथ भी लिख दिए जाए तो कि जब इलाहाबाद को याद करता, इलाहाबाद छोड़े 30 साल से ज्यादा समय हो। छोटे से क्षण में इलाहाबाद को याद करते ही उम्र जैसे लगता है 30 साल का। तो सबसे चैलेंजिंग केस आपको कौन सा लगा? मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी, एंटी डकैती ऑपरेशन में भी काम किया। और एक व्यक्ति कोरिया में बैठे और गोरखपुर के बड़हलगंज कस्बे में एक मर्डर करा। तो जब इस पूरे रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया तो पता चला कि कोरिया में बैठ करके किस तरह से षड्यंत्र किया गया कि आप सब कुछ अपने पे खर्च करते, अपने घरों पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं ताकि आपके घर आने जाने वाले लोग कौन आ जा रहे हैं, इतना तो हो उनकी तस्वीर कैद हो जाए। तो ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? नमस्कार, मैं आप सभी का जेआरएफ जंक्शन पे स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए एसपी चित्रकूट अरुण कुमार सिंह जी, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। जैसे ये यूपीएससी की जो जर्नी होती है या यूपीपीएससी की जो जर्नी होती है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इन्हें। तो इसमें तो सर चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो क्यों आपने डिसाइड करा कि इस लाइन में आना है? देखिए, मिडिल क्लास जो फैमिली है उसका उद्देश्य होता है कि उसके घर के बच्चे नौकरियों में आ जाएं, और अगर सम्मानजनक नौकरी में पहुंच जाएं तो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आर्थिक सपोर्ट हो जाता है। और जो कहा कि रोटी दाल की ही तलाश होती है मिडिल क्लास के लिए, कि नौकरी में ही ज़्यादा आसान होता है, इस नाते इस तरफ लोग आते हैं। मैं भी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। मेरे परिवार की भी इच्छा थी कि जीवन की रोटी दाल का इंतजाम एक सम्मानजनक तरीके से नौकरी के माध्यम से हो जाए। जी, जैसे जब आपके बारे में मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें लिखा था कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे स्कूल के, तो आपके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, बैग वगैरह नहीं थे। तो ऐसा कुछ था? मतलब इतने चैलेंजेस से नहीं, हो क्या पाए हो? देखिए, ये मैंने भी 1-2 जगह लोगों के उस तरह के सोशल मीडिया पे पढ़ा था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास बस्ता नहीं था, लेकिन ये सही है कि हम गांव के रहने वाले, इंटरमीडिएट तक हमने गांव से पढ़ा। पैदल चल के घर से स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पे स्कूल था, बहुत दूर नहीं था। और मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में ही, इंटरमीडिएट कॉलेज जिसमें मैंने पढ़ा उसी में प्रिंसिपल थे। इस नाते मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास बस्ता नहीं था, लेकिन यह सही है कि आज जहां लोग बच्चों को उठने के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल दे रहे हैं, उस 2 किलोमीटर आने 2 किलोमीटर जाने के लिए साइकिल भी परमिट नहीं थी। कारण कि गांव के लोग हैं, अगर इतना पैदल नहीं चलेंगे तो कैसे क्या होगा। और किसान परिवार से हम लोग हैं। आज भी गांव पे खेती बाड़ी, किसानी उसी तरह से होती जैसे एक सामान्य किसान अपने खेत में अच्छी खेती करना चाहता है, उससे हमारा परिवार भी करता है। तो किसान परिवार के साथ साथ शिक्षित परिवार, और पिताजी शिक्षा विभाग में ही थे, तो मैं वहाँ से आया। तो ये तो नहीं कह सकता मैं कि बस्ता नहीं था, ये तो नहीं कह सकता कि पैर में चप्पल नहीं थे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना, 2-2.5 किलोमीटर आने के लिए साइकिल की कोई परमिशन नहीं थी कि ये सामान्य किसान के घर के बच्चे के लिए इतना बड़ा आसान सी बात। जैसे इस जर्नी में आप पढ़ाई के दौरान आप इलाहाबाद रहे, कितने साल इलाहाबाद रहे? इलाहाबाद तो पूरे 10 साल रहा। 10 साल रहे। इलाहाबाद को आप किस तरह से याद करते हो, या कैसा है कि जब आप इलाहाबाद जाते हो तो एकदम वो स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग, और एज ए अभी एसपी जब जाते हो, एज ए आईपीएस बन के जाते हो, तो इनसे क्या डिफरेंसेस भी लगते हैं? देखिए, इलाहाबाद की जो फीलिंग्स हैं, इलाहाबाद के बारे में जो मन में भाव हैं, वो व्यक्त करने के लिए तो मुझे लगता है ग्रंथ भी लिख दिए जाए तो कम पड़े। और ये कह सकता हूं मैं कि इलाहाबाद में एक विद्यार्थी के रूप में, एक नागरिक के रूप में जितना कुछ व्यक्ति के पास होना चाहिए
वो सब कुछ दिया। और उस विश्वविद्यालय के एक एक कण के हम आजीवन ही ऋणी नहीं कहेंगे, ये कहा जा सकता है उस विश्वविद्यालय के ऋणी हो सकता है इस जन्म के बाद भी रहें, क्योंकि जो कुछ भी आज हैं हमारी गांव की उस पाठशाला से लेकर के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक के ही सफर में वो सब कुछ हासिल करने का हुनर हुआ, वो संस्कार गढ़े गए, वो संघर्ष की विद्या पढ़ाई गई और उसी के बल पे पूरा जीवन आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। राइट। जैसे मतलब अगर इलाहाबाद को याद करते हुए जैसे आपसे कोई पूछे कि मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट में सर बताओ, जैसे जो एक रील का ट्रेंड है कि लोगों को भाव, जब आपने भाव में बता दिया तो लोगों को वो बड़ा मनोहर लगता है अच्छा उनकी मेमोरी उनको भी रिकॉल हो रही। तो अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट में बताओ सर कि इलाहाबाद क्या है। देखिए, जब मैं कभी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आमंत्रित होता हूं तो जरूर जाता हूं। इस नाते जाता हूं कि वहां जाने के बाद अपना बचपना, अपना स्कूली और विश्वविद्यालयी जीवन याद आता है। मैं ये कह सकता हूं कि जब इलाहाबाद को याद करता हूं, इलाहाबाद छोड़े 30 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो उस छोटे से क्षण में इलाहाबाद को याद करते ही उम्र जैसे लगता है 30 साल घट गई। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस 30 साल उम्र नहीं कम कर सकता है, लेकिन इलाहाबाद की स्मृतियां अपने आप उम्र को 30 साल पीछे ले जाती हैं और मन में, मस्तिष्क में, शरीर में 30 साल पुरानी ऊर्जा जैसे लगता है लौट आती है। मैं ये कह सकता हूं कि इलाहाबाद की स्मृतियां ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। आपने डॉक्टरेट की भी डिग्री फिलॉसफी से ली, तो उसमें मैं पढ़ रहा था तो आप एक टाइम प्रोफेसर भी बनना चाहते थे। देखिए, मेरे पूरे परिवार में, हाँ, मेरे ग्रैंडफादर भी शिक्षा विभाग में ही थे, बड़े लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापक थे और कालांतर में शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले प्रशासनिक पदों पे भी उन्होंने काम किया था। मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल थे, मेरा छोटा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरे से अगली पीढ़ी में भी हमारे सब चाचा ताऊ के जो भाई हैं और उनके बच्चे हैं, वो लोग एजुकेशन में ही। तो मेरे खुद का और मेरे पिताजी का दोनों का शौक था, इच्छा थी कि मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। मुझे विश्वविद्यालय में कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गौरव नहीं मिल पाया। तो जैसा मैंने आप सभी थोड़ी देर पहले कहा कि रोटी दाल की ही तलाश मिडिल क्लास के परिवार के बच्चों की होती है, उसी तलाश में फिर यूपीएससी और यूपीपीएससी की ओर रुख करना पड़ा। ये भी एक मलाल है कि अगर इधर ही आना था तो थोड़ा पहले से प्रयास किए होते, लेकिन फिर ये लगता है कि नहीं, परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है। हमने उधर प्रयास कर लिया, हम यूजीसी के जूनियर रिसर्च फेलो भी रहे, तो सारे मानक पूरा करते थे, लेकिन नियति ने कुछ और मंजूर कर रखा था तो यहाँ आ गए। लेकिन इस बात का मलाल रहा और आज भी है कि काश जिस दर्शन को मैंने पढ़ा था उस दर्शन को पढ़ाने का अवसर मिला होता। मैं एक दृष्टांत बताऊं, प्रोफेसर रामलाल सिंह हमारे आदरणीय गुरुजी जो आज दुनिया में नहीं है, एक बार ऐसे ही विश्वविद्यालय में मैं विद्यार्थी था, वो प्रोफेसर थे। बच्चों का कुछ झगड़ा हुआ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ। हिंदी डिपार्टमेंट के सामने खड़े होकर के हमारा उनसे कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने कहा, अरुण चलो, या तो यहाँ से दूर चलें या फिर वहां बच्चों के बीच हस्तक्षेप करने चले। मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने कहा सर 1-2 मिनट में भी ठंडा हो जाएगा। वाकई 1-2 मिनट बाद वो झगड़ा शांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने कहा सर ये आजकल, मैं उस समय रिसर्च में था, मैंने कि आजकल जो बच्चे हैं इसी तरह से 2-2 मिनट में लड़ते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इस नाते मैंने कह दिया था, ऐसा कोई ज्योतिष में नहीं जानता। तो उन्होंने एक चीज सुनाई मुझे कि अरुण, जब मैं पढ़ता था तो मोक्ष पढ़ता था तो ये लगता था कि अगर यही मोक्ष पढ़ाने को मिल जाए
तो मोक्ष जैसी कोई चीज मिल जाएगी, मोक्ष तो नहीं मिले, मोक्ष जैसी कोई चीज मिल जाएगी। प्रभु ने सुन लिया, मैं इसी यूनिवर्सिटी में अध्यापक हो गया, आज प्रोफेसर हूं, लेकिन अब लगता है कि अगर ससम्मान रिटायर हो जाऊं तो कुछ मोक्ष जैसा दिखने लगेगा। तो मुझे वही बात लगती है कि मैं भी सोचता था कि काश जो दर्शन पढ़ता हूं वही दर्शन अगर पढ़ाने को मिल जाए तो जीवन की सार्थकता ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ा है, जो संस्कार लिए हैं, वो आप किसी प्रोफेशन में रहें, उनको अगर आपने जिंदा रखा है तो हमेशा आपके लिए मददगार होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पुलिसिंग में भी जो मैंने दर्शन पढ़ा है वो दर्शन कहीं ना कहीं मेरी मदद करता है, एक मार्गदर्शक के तौर पे। मार्गदर्शक। जैसे जब आपने एज ए डीवाईएसपी ज्वाइन करा, अभी जैसे आप आईपीएस हो, एसपी चित्रकूट हो, तो इस पूरी कितनी 30 साल आपने जॉब करी? 40 साल? 30 साल के आसपास है। 30 साल के आसपास। तो सबसे चैलेंजिंग केस आपको कौन सा लगा, जो लगा ये इस तरह का केस सॉल्व करने के लिए, जैसे हम मूवियों में भी देखते हैं कि उसमें एसपी बैठा, वो उसको 2-4 दिन नींद नहीं आ रही, इस तरह का कोई केस आपको याद है या हुआ ऐसी कोई घटना? देखिए, मैंने कहा ना लगभग 30 साल की जर्नी है, और इस 30 साल की जर्नी में मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी, एंटी डकैती ऑपरेशन में भी काम किया, कम्युनली क्रिमिनली सेंसिटिव जिलों में भी काम किया। पहले कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कि पुलिस के नजरिए से कवाल टाउन्स और बवाल टाउन्स ये बड़े चैलेंजिंग होते हैं। अब आप अगला सवाल प्राय लोग करते हैं बवाल टाउन्स, तो कवाल तो सब जानते हैं कि कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी को कवाल टाउन्स कहते हैं। लेकिन बवाल्स में अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद, इनको कहा जाता था। हमारे पुलिस के लोग हंसी मजाक के अंदाज में कहते थे। तो इन शहरों में भी नौकरी करने का अवसर मिला, इसमें से अधिकांश में। तो तरह तरह के मामले रहे। अब नक्सल या एंटी डकैती में काम करना है तो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। अन्य जगहों पे काम करना है जहां कहीं कम्युनल टेंशन है, उसका फिर डीलिंग दूसरे तरीके से है, क्रिमिनल्स की डीलिंग दूसरे तरीके से होती है। तो अगर मैं मेमोरी रिफ्रेश करके कहूं तो ऐसे तो तमाम दर्जनों केस मिल सकते हैं, नहीं वन ऑफ द, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊं, अभी आपसे बातचीत करते मुझे अचानक याद आ गया। गोरखपुर में मैं एसपी ग्रामीण पोस्ट था, और एक व्यक्ति कोरिया में बैठे और गोरखपुर के बड़हलगंज कस्बे में एक मर्डर करा देता है। और मर्डर इतना सफाई से हुआ कि उसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन घटना खुली। घटनास्थल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरे में घटना की वारदात जो हो रही है उसके बाद के हालात को कई बार जब आगे पीछे करके देखा गया तो वहां लगा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गुजरा है। भीड़ जब थी वहां तो पहुंचा, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति फिर कपड़े बदल करके वहां पहुंचता है। सिर्फ एक छोटे से क्लू पे इस 15-20 मिनट में ही ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसने कपड़ा बदला। फिर उस व्यक्ति को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया कि ये फोटो किसकी है, ये फोटो किसकी है। अब कैमरे से इतना एविडेंस मिला, फिर हमारा वो मैनुअल जो पुलिसिंग का पुराना है, मुखबिरी से, पतारसी से, उसमें चलते चलते किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये तो फला व्यक्ति है, इसको आप जो करना ले, लेकिन उसने पहचान के सही बताया कि जब वो व्यक्ति आया तो उसने कहा और तो सब कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन बगल के जिले देवरिया का फला व्यक्ति है, उसे ले आए तो बात पता। जब उसको ले आए तो घटनाक्रम इस तरह से खुला कि वो महिला उसी के परिवार की थी। उसके चरित्र को लेकर के परिवार में आशंका थी। महिला के पति की डेथ हुई थी,
उसमें भी लोगों को ये था कि जहर उसने दिया था, लेकिन परिवार ने मर्यादा के नाम पे उनका अंतिम संस्कार कर लिया था, कुछ नहीं बताया। बट ये बच्चा था, बच्चा थोड़ा और जवान हुआ 3-4 साल बाद, तो जिस व्यक्ति पे उसे डाउट था उस व्यक्ति का आना जाना थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि उस महिला का पति गुजर गया। तो रिवेंज लेने के लिए इसने वहां से बैठे इस व्यक्ति को केवल ये यूज किया था कि तुम जाना, जिसको मैं भेज रहा हूं देवरिया वाले को, इसको वो घर दिखा देना केवल। तो उस पे उसने वीडियो कॉलिंग की थी, वीडियो कॉल करके दिखाया कि हाँ ये वाला घर कंफर्म, तो उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ यही वाला घर है, और इस घर में जो महिला रहती है और इसके साथ जो वो व्यक्ति है, जब दोनों घर में रहें तब तुम्हें दोनों की हत्या कर। और उसकी मॉनिटरिंग वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसका एक दूसरा बंदा मैहर से बैठ के कर रहा था। तो उस एक व्यक्ति कैमरे की एक छोटी सी फुटेज से फिर जब इस पूरे रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया तो पता चला कि कोरिया में बैठ करके किस तरह से षड्यंत्र किया गया। जिस व्यक्ति पे शंका थी कि इस महिला से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं, वो भी घर आया था, लेकिन उसे गुटखे की तलब हुई और घटना को अंजाम देने से 2-3 मिनट पहले ही वो घर से गुटखा लेने निकल गए। और जो अंजाम देने गए थे उनकी पक्की सूचना ये थी कि इस घर में दोनों हैं। रिश्तेदार बन के गए, बाकायदे फल और मिठाई लेकर के दरवाजा खुलवाया, अंदर बैठे, महिला को कोई परिचय रिश्तेदारी का बताया, वो चाय बनाने के लिए किचन में गई और पीछे से ओवर पावर करके फिर उसे गोली मार दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो वो आदमी नहीं आएगा, हो सकता राज खुल जाए तो इसे मार के चलते। तो इस तरह की घटनाएं होती जिनका कोई क्ल्यू नहीं होता है, और समाज में बिल्कुल आक्रोश होता है कि साहब इस तरह की दिन दहाड़े घटना एक टाउन में, नगर पालिका का जिसका दर्जा है उसमें हो जा रही है। एक अच्छे खासे घर में अच्छा बना मकान है जहां सुरक्षित है, लोग आए और गेट खुलवा के ऐसा करके चले गए। तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है, एक नई समस्या लॉ एंड ऑर्डर की खड़ी होती है। लेकिन ये सब होता उससे पहले ही हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया। तो वही पब्लिक है, कुछ लोग निंदा करते हैं, फिर कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो इस बात की प्रशंसा भी हुई अगर ये सीसीटीवी फुटेज, और इसी नाते हम लोग जनता को प्रमोट करते हैं कि आप सब कुछ अपने पे खर्च करते हैं, अपने घरों पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं, ताकि आपके घर आने जाने वाले लोग कौन आ जा रहे हैं इतना तो उनकी तस्वीर कैद हो जाए। इसी तरह की घटना दुर्घटना होने पे पुलिस को इतना मिल सके कि उस तस्वीर के आधार पे हम आगे बढ़ सकें। इस नाते हम अपील भी करते हैं लोगों से। जैसे अभी इतने समय से आप सर काम कर रहे हो, तो इस 30 साल में जैसे देखा है तो ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, पुलिस का रोल ही, मैं दर्शन का विद्यार्थी इस नाते कहूंगा, पुलिस का रोल ही तब शुरू होता है जब एथिक्स कमजोर होती है, इथिकल वैल्यूज में क्षरण होता है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जितना चुनौती हमारी अपराधियों से निपटने में जितनी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, मेरा दावा है कि उससे थोड़ी सी ही कम ऊर्जा हमारी उन चीजों में व्यर्थ हो जाती है जो लोग झूठी कुछ न कुछ कहानी गढ़ के ले आते। उनके साथ हुआ कुछ और है, उसमें कुछ न कुछ और नमक मिर्च लगा देंगे, या कुछ नहीं हुआ है लेकिन अपने विरोधी को शिकस्त देने के लिए खेत में मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, मेड़ का मुकदमा है, बंटवारे का मुकदमा है, दीवानी में मुकदमा है, उसे लड़ नहीं पा रहे हैं, 20 साल से तारीख पे तारीख चल रही है, कोई ना कोई कहानी रच देते हैं। और पर डे हम देखते हैं कि अर्ध सत्य वाले ज्यादा संख्या में आते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको बता दूं, जो आज अयोध्या जनपद है तब फैजाबाद जनपद हुआ करता था, मैं वहां पोस्ट था, वही मेरा प्रमोशन हुआ था, सीईओ से एडिशनल एसपी में हुआ था। अचानक दोपहरी में, संभवतः 2014 के लोकसभा चुनाव हो चुके थे या उसी समय की बात है, वायरलेस पे एक खबर होती है कि फला गांव में गैंग रेप हो गया। मैं
वहाँ महाराजगंज थाना है मया बाजार में, उसके एसओ को बात किया। उसने कहा सर मुझे भी खबर है। तो मैंने कहा मैं घटनास्थल पे पहुंच रहा हूं, पहुंचो। हम दोनों पहुंचे। एक महिला ले गई गन्ने के खेत पे कि साहब यहां मेरे साथ 4-5 लोगों ने बलात्कार किया है। नया बोया हुआ गन्ना था, उसकी कोड़ाई भी हुई थी। मैंने उससे सवाल किया कि 4-5 लोग वो थे, एक आप थी, और यहां देखिए कोड़े हुए गन्ने में पैर के एक भी निशान नहीं है, गन्ना एक भी नहीं टूटा है, तो यहां कैसे 5-6 लोग आपके साथ गैंग रेप करेंगे? तो एक बार आएंगे तो भी 10-12 पैरों के निशान हो जाएंगे। तो उसने कहा लगता भूल रहे हैं। राइट। वो उसी गन्ने के खेत में 15-20-25 कदम और गई, और वहां उसने जहां देखा कि 2-3-4 पैरों के निशान है, उसने कहा कि यहां हुआ। तो मैंने कहा निशान तो यहां भी 4-6 हैं और गन्ना तो एकदम नहीं टूटा है। तो उसकी एक बेटी थी, उसकी उम्र भी 20-22 साल रही। उसने कहा कि जोन भय रहा तो उन आपको बतावत है, और गन्ना ना टूटा तो गन्ना से पूछो, इनके साथ जो भय रहा वो आपका बतावत है। फिर मैंने एसओ से कहा कि ठीक है भाई, इनकी तहरीर लेकर के मुकदमा लिख दो, आगे तफ्तीश में जैसा होगा जो तथ्य आएंगे किया जाएगा, चलो चलते हैं। वहां से निकले तो देखा मैंने कि पूरा गांव तमाशा देख रहा है। तो जिधर तमाशबीन ज्यादा थे मैं उधर से निकला, 2-4 बुजुर्ग थे। मैंने कहा बाबा क्या बात हो गई? तो कहे साहब वो सूचना मिली रही का बलात्कार। हम कहे हाँ। तो उन्होंने दिखाया मुझे, साहब वो देख रहे वो घर उनका है, हाथ उठा करके, और बांस वहां काफी लगा हुआ था। उनका जो बांस की कोठ आप देख रहे हैं, इस पे 20-22 साल से मुकदमा चल रहा है। 4 भाइयों के बीच है। वो एक महिला जो दिखा रही है, एक भाई की पत्नी वो है। वहां उसने सबसे ज्यादा कब्जा किया, उसका 1/4 हिस्सा है, लेकिन आधे से ज्यादा कब्जा किया है, दीवानी की है। अब उसे लगता है कि फैसला हो जाएगा, वो हार जाएगी। तो जो इसमें मुलजिम आपको बता रही, आपने उनका पूछा कि क्या रिश्ते में लगते हैं? हमने तो नहीं पूछा था रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, गांव की बता रही थी। तो कहे उसके सगे देवर और जेठ हैं, और एक जेठ का लड़का है। तो साहब दीवानी में अब हारने की नौबत आ गई है। तो उसने सोचा कि पुलिस से बलात्कार का मुकदमा लिखवा के जेल भेजवा दो, अपने आप समझौता करें। तो इस तरह की चीजें, इतने फ्रॉड लेवल तक भी लोग आते हैं, इस फ्रॉड लेवल के लोग आते हैं। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है फाइंड आउट करना। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। और हमारे सामने ही आदमी आज कोई बात एडमिट करके जाता है, फिर उसे कोई ना कोई विधिक सलाहकार मिल जाता है, चाहे कोई गांव का आदमी मिल जाएगा या लॉ प्रोफेशनल लोग ही मिल जाते हैं, और वो बताते हैं कि अरे तुमने तो ऐसे नहीं ऐसे बता दिया। इसमें क्या है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे करती तो ज्यादा अच्छा होता, तब वो दबाव में आ जाते। इसमें तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करी, तुम इसमें ये नमक मिर्च लगा तो गिरफ्तारी की धारा बन जाएगी, या जेल चले जाएंगे तो जमानत नहीं होगी, तब समझौता कर लेंगे। अभी मैं कल का एक उदाहरण बताऊं, कल या परसों की बात है। प्रातःकाल जो जनता की सुनवाई का समय है, एक महिला बाकायदे टाइपशुदा ले आई। देखने से मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल किसी तरह से उसने हस्ताक्षर किए। उसमें डकैती भी है, मारपिटाई भी है, छेड़खानी भी है, मतलब कोई धारा उसने जितना हो सकता था सब लगाया, सब उसमें उसने वर्णन किया, और लिखा कि नंगा करके छाती पे 315 बोर का तमंचा रख दिया। मैंने उससे खाली ये पूछा कि ये बताओ आप तमंचा का बोर जानती हैं? तो कही कि काव साहब। हमने कहा तमंचा का बोर जानती हैं? फिर चुप। हमने कहा तमंचा 315 बोर था, ये कैसे आप जान गए? आप तो अकेले थी घर में, तमंचा लगा के भाग गए, फिर तो 315 बोर ये कैसे आप जान रहे? अब महिला मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा जिसके साथ इतनी पीड़ा होगी मुस्कुराएगा क्यों? फिर मैंने कहा आपके पति कहां हैं? हमने कहा किसी और ने कुछ कहा क्या?
तो नहीं साहब, कुछ और महिलाएं बैठी थी, कहें साहब उसमें जो बात है सब आप पढ़ लें। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया, सब हम बतावें? हम कहे ये चीज अगर आप बताने लगोगे तो ये सब लोगों के सामने इस चीज का कहना उचित है, हमने पढ़ लिया। लेकिन आप और कोई साथ है? पति कहाँ है? उनके मुंह से निकले पति हमारे वकील साहब के बस्ता पे बैठा है। तो दिक्कत यह है कि जो पीड़ित है वो तो पीड़ित है, लेकिन उसकी पीड़ा को या दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए हमारा उद्देश्य सफल कैसे हो जाए, इसके लिए ही पढ़े लिखे समझदार लोग, कानून के जानकार लोग मामले को इतना उलझा दे रहे हैं कि उसमें जितना समय हमारा वाकई पीड़ित पे जाया होना चाहिए उससे थोड़ा ही कम हमें असली नकली भेद करने में चला जा रहा है। सबसे मतलब इस जर्नी में कोई सबसे ईमानदार केस आया जो लगा कि ये तो व्यक्ति 100% सही बोल रहा है, कुछ एडिशनल नहीं बोल रहा है, और वो जैसे रियलाइज भी हो जाता है कि अरे ये तो इसने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात बोली? नहीं, कोई केस की बात नहीं मैं कह रहा हूं। हाँ। अच्छा, आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारा समय जितना वाजिब लोगों पे समय जाया होता है उससे हमने कहा ना थोड़ा सा कम असली नकली के भेद करने में, इसका मतलब यह है कि अभी भी 50% नहीं उससे ज्यादा लोग उसी रूप में आते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा को सही शब्दों में वर्णन करके आते हैं। एक रोल हमारे लोगों का भी है, हम बता दें, जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है पुलिस का, अगर उसकी बात वो सुन ले ठीक से उसी समय, इसी बात के लिए लेकर के हमारे सरकार भी, शासन भी, हमारे पुलिस के मुखिया भी लगातार सबकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हम जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाएं तो ऐसा लगे कि हम उसको उसकी पीड़ा समझने आए हैं, उसकी पीड़ा का निदान करने आए, और उसी समय सिर्फ उसे टाले ना, इस समय के लिए थोड़े दिन टालते हैं। अगर उसी समय उससे लिखा करके पढ़ा करके जैसे भी चाहे हम ले लें तो उसे भी समय नहीं मिलता। वो तो होता यह है कि जैसे उसी ने किसी को संपर्क कर लिया। अब आप बुंदेलखंड में हैं, आप जानते हैं लिटरेसी रेट यहाँ कहाँ है, किस लेवल पे है। तो यहाँ तमाम लोग ऐसे आते हैं जो एक सिपाही से मिल करके ही उनको लगता है कि अब हम सबसे बड़ी संस्था जो है पुलिस में आए हैं और यही उसका नुमाइंदा यहाँ है। और अगर उसने उनको कुछ बहला फुसला दिया तो फिर उसके बाद कोई अन्यथा न ले, उसके बाद उनको गांव के तथाकथित वो संभ्रांत लोग मिल जाएंगे, गांव के ही वो तथाकथित कानून के ज्ञाता मिल जाएंगे जिनको हम लोग हंसी मजाक में विलेज बैरिस्टर कह लेते हैं। फिर उनके बाद आप मीडिया के साथी मिल जाएंगे, कोई रिटायर्ड पुलिस वाला मिल जाएगा, कोई वकील मिल जाएगा। फिर वो उनको बताता है कि नहीं, उनके खिलाफ जब खड़ा ही होना है तो 2-4 अस्त्र मैं बता रहा हूं, इसको जोड़ के और खड़े हो जाओ मजबूत। तो इस नाते दिक्कत होती है। तो आप करें कोई एक केस नहीं, बहुतायत लोग अपनी पीड़ा लेकर के और उसी रूप में जाते हैं। जिम्मेदारी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की, हमारे थाने और चौकी की, या कह लीजिए तहसील है, ब्लॉक है, जो छोटी इकाइयां हैं जहां वो पहुंचते हैं, वहां अगर हम पूरी संवेदनशीलता से उनकी बात सुन लें, गुन लें और उस पर कार्यवाही जितनी बनती उतनी कर दें तो शायद वो आगे ना बढ़े। लेकिन वहां से ये होता है कि अच्छा आज टालो कल देखा जाएगा, तो आज टालो कल देखा जाएगा में जो गैप मिलता है फिर उसमें कहानी गढ़ने का अवसर मिलता है, और वो फिर हमारा ही समय जाया होता है। लेकिन ये बात समझ में नीचे वालों को कब आएगी, इसी बात को लेकर के तो पूरी कवायद चलती है, पुलिस बिहेवियर में सुधार हो, तुरंत रिस्पांस हो, क्विक डिसीजन हो, क्विक एक्शन हो, और उस दिशा में काफी कुछ सुधार हुआ भी है, ऐसा नहीं है, काफी सुधार हुआ है। और नीचे की हमारा जो स्टाफ कांस्टेबलरी है अब वो भी काफी पढ़ा लिखा आ रहा है और संवेदनशीलता से मेजॉरिटी अब काम करने लगी है, समझदारी से काम करने लगी है। इस नाते वो दिन दूर नहीं होगा जब इस चीज की बात के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि हम पूरी संवेदनशीलता से काम नहीं कर रहे हैं या पूरे नॉलेज के साथ काम नहीं कर रहे हैं, स्किल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है और तकनीकी पे सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। तो जब तकनीकी पे सिस्टम शिफ्ट हो रहा है तो सिपाही से लेकर के ऊपर तक या गांव के चौकीदार से करें उससे ऊपर तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी और सबकी मॉनिटरिंग फिक्स होने लगेगी।
हाँ, उसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल है कि तुरंत लोग बयान दे देते हैं, फिर मान लो बदलते भी हैं तो एक रिकॉर्ड वो दर्ज हो जाता है, तो अब मॉडिफाई भी वो भी दर्ज है, वो भी है। उसमें अपने मीडिया का नाम ले लिया तो ये भी हम कहेंगे। देखिए, कोई एक विभाग हो, हम तो पुलिस की बात करते हैं, और पुलिस तो आप ये कह लीजिए कि हमेशा आलोचनाओं का एक विषय रहती है। कब सम्मेलन चले जाइए, कोई कब सम्मेलन नहीं है जो बिना नेता और बिना पुलिस पे कविता सुनाए खत्म होता हो। राइट। तो इसके बाद भी हम कहेंगे, लेकिन उसी तरह से चूंकि इसी सोसाइटी से सब आए हैं, नेता, पत्रकार, पुलिस, अफसर, न्यायपालिका, सब इसी सोसाइटी से आए। ऐसा नहीं कोई छांट के अलग से किसी अन्य ग्रह से आया हो। तो अच्छे बुरे सब जगह है, लेकिन कभी कभी होता है कि जब कोई पैरामीटर्स नहीं होते तो तमाम ऐसे लोग घुस आते हैं। तो जो आपने कहा कि मीडिया, तो मीडिया में देखिए कहीं बहुत सारे लाभ हमें हैं। आज साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे चलते एक बच्चा ड्राइव कर रहा, दूसरा वीडियो बनाता है, और हमें लगता है कि हाई स्कूल पास भी दोनों नहीं है। इनका रहन सहन का तरीका देख लो, गुटखा खाए हैं, मोबाइल एक कान पे लगाए पड़ा हुआ है, दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। पुलिस चालान भी करती तब भी नहीं माना, लेकिन कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग से हमें कोई ऐसी चीज भी मिल जाती कि देखो एक रिकॉर्डिंग मिल गई। अभी इसी जनपद में एक घटना थी, एक बच्चा उस पे सबरी जलप्रपात पे जा रहा था और बह गया, दिख गया। वो किसी आदमी ने, जो सैलानी वहां आए थे, उन्होंने उस चीज को वीडियो में रिकॉर्ड किया था, लखनऊ या कानपुर के थे, तो उन्होंने जब सोशल मीडिया पे डाला तो हमारे विवेचक को लग गया, मिल गया, तो ये पता चल गया कि मर्डर नहीं है भाई, ये दुर्घटना है। तो ऐसे लाभ भी होते हैं, लेकिन इसी के आधार पे तमाम लोगों के साथ, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ब्लैकमेलिंग करने वाला भी एक तबका तैयार हो गया। राइट। जो एक कहीं वीडियो बनाएगा, क्लिपिंग बनाएगा, दिन भर यही खोजता रहता है, और फिर किसी के खिलाफ उसे पोस्ट करके, ए के खिलाफ पोस्ट करेगा और बी से बार्गेन करता है कि देखो वहां तो मैंने कर दिया, आपसे भी ऐसा करूंगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अच्छाई है तो बुराई भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी चीज में सब अच्छाई आएगी। हम लोग तो पढ़ते थे, कहा जाता था विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसी पे डिबेट बोलते थे। राइट। तो सब में अच्छाई है, सब में थोड़ी बुराई है, तो कोई ऐसा विषय नहीं है। उस पर हम सबको चिंतनशील रह करके प्रयास करना चाहिए कि बुराई कम से कम हो, न्यून से न्यून होती रहे, यही अच्छी बात है। जैसे हम जनरली देखते हैं, जैसे गांव में, मतलब मैं छोटा था तो गांव में जैसे एक सिंगल पुलिस वाला जा रहा है, तो पता है लोग कहते थे अरे ये किसके घर गया, एक गांव में पूरे फिर वो एक खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता था। तो पुलिसिंग और आम जनता के बीच में ये ट्रस्ट क्यों नहीं बाउंड हो पा रहा कि वी आर द सेम पर्सन एंड वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके साथ गलत ना हो। तो ये ट्रस्ट हम क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये ट्रस्ट जो था, मित्र पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे 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 इमर्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे बचपन में, आपने तो सिपाही की बात कहा, हमारे बचपन में चौकीदार लाल साफा बांधे लाठी लिए आ जाता था, तो हमारे, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, उसे गोड़ैत कहते थे। बाद में मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि गोड़ैत इसे क्यों कहते हैं। तो मुझे लगा, मैं हिंदी का विद्यार्थी तो नहीं था, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरी हिंदी विषय थी, तो भाषा विज्ञान है, तो मुझे लगा कि चूंकि ये पैर से पैदल चल चल के पूरे गांव घूमता था, पूर्वांचल में पैर को गोड़ कहते थे, ऐसा तो नहीं कि उससे चलता था, इस नाते इसे गोड़ैत कहते थे। उसके आ जाने में भी बात होती थी, क्या बात है भाई, काहे गोड़ैत गांव में आएगा, या जिसके दरवाजे चले जाते थे, तो या तो वो प्रतिष्ठित आदमी है, तो लोग समझते थे कि आया था गांव में भ्रमण पे, तो गया होगा, उनके यहाँ शरबत पिया होगा, चाय पिया होगा, खाना खाया होगा, इस नाते उनके दरवाजे गया होगा, कोई प्रतिष्ठित आदमी। लेकिन वैसे आदमी के घर तरफ कम हो सकते, लगता है इनके थाने से कोई सूचना होगी, कोई सम्मन होगा, कोई बात होगी तो आया होगा। तो अब एक पहलू यह है कि हम मित्र पुलिस की ओर बढ़े। एक चौकीदार के या एक सिपाही के जाने से जो क्रिमिनल्स में दहशत थी, आज वही दहशत, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, थानेदार के जाने पे नहीं, या थानेदार से बड़े अधिकारी के जाने के बाद नहीं। मैं अपने ही गांव से बचपन का एक उदाहरण दूं। मेरा घर नहर की पटरी के किनारे है, पटरी से मेरे घर से, पटरी से मेरा चक है, चक के किनारे मेरा घर है, बीच में कोई नहीं बसा है। नहर की कच्ची पटरी पे बुलेट मोटरसाइकिल की अगर आवाज आती थी रात में, तो लोग कहते थे कहो कोई बात हो गई थी क्या, रात में दरोगा जी गए थे।
तो कोई आदमी अगर पहचाना रहता तो जैसे कि कौन, अरे नहीं कोनो बात नहीं, नायब दरोगा गए थे, यानी कि अगर इंचार्ज जाते उस बुलेट पे तो बड़ी बात है, नायब गए थे तो इसका मतलब चिंता का विषय नहीं है। वो टांडा पंप कैनाल से शारदा सहायक हो गई, नहर की पटरियां कच्ची से पिच रोड बन गई और जिला से मंडल बन गया। आज उसी सड़क से अगर डीआईजी साहब भी गुजर जाएं तो शायद उतना नोटिस लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं कि क्या बात है आज डीआईजी साहब इधर से क्यों। तो ये कहना कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम नहीं हुई है या पुलिस और जनता के बीच जो खौफ था वो कम नहीं हुआ है, ये बेईमानी है। देखिए वो दूरी इतनी कम हो गई कि जो नोटिस एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज पे लिया जाता था और वो नोटिस आज डीआईजी की स्टार लगी हुई, झंडा लगी हुई गाड़ी जाने पे नहीं लिया जा रहा है। इट मीन्स कि ठीक है, पुलिस के अधिकारी हैं, किसी काम से आए गए होंगे। लेकिन दूसरा हमें यह भी कहना चाहेंगे, हर बात पे होता है कि सब पुलिस का इकबाल कम हो गया है। पुलिस का इकबाल कहां बनेगा? क्रिमिनल्स में ही तो पुलिस का भय कम हो गया है। तो हम जब पीड़ित होते हैं तो चाहते हैं कि भय पैदा करने वाली पुलिस चाहिए, और जब हम पीड़ित नहीं होते तो हमें मित्र पुलिस चाहिए। तो हम अपने मिजाज के हिसाब से गियर बदलना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि पुलिस बाजार में बिकने वाला मिर्चा और गुड़ दो चीजें हैं। अगर आप पुलिस को यह चाहेंगे कि वो गुड़ की तरह से मिर्चा गुड़ की तरह से मीठा हो जाए तो बाजार में उसका भाव खत्म हो जाएगा। तो पुलिस जिसका अपराधियों में खौफ होना चाहिए, तो उसका स्वरूप आप बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम चाहें, उसका स्वभाव आप चाहें कि वो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जैसा हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। मैंने जैसे आपसे बताया कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं, गांव का आदमी, गांव का उदाहरण दूंगा। एक पशु होता है सूअर, और एक हमारी गौ माता है, वो भी पशु ही, जानवर ही कहा जाता है, गौ माता है। तो गोचारण और सूकर चारण, गाय चराना और सूअर चराना, दोनों में कितना अंतर है आप बताएं? बहुत अंतर है। हमको समाज की सूअरें चरानी है, जिसको नैतिक मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं है, इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं, कब किसका गला काट दे, कब 10-5 हजार रुपए के लिए चाकू मार दे, तमंचे से फायर कर दे, वो इंसान कहां है? बार बार कहा जाता है कि वो भी मानव है। अरे मानव वो है जिसमें मानव के गुण हो। अगर उन मानव गुण रहित है तो मानव कहां है? वो फिर दानव है। उसके मानवाधिकार की बात की जाती है, लेकिन वो मानव है कहां? वो तो दानव है। तो उसके साथ थोड़ा अगर हमारा इस तरह का दबदबे वाला व्यवहार नहीं दिखेगा तो आम आदमी कैसे रहेंगे? भाई भगवान राम को भी तो जाना पड़ा ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए, तो धनुष बाण लेके गए थे, धनुष बाण लेके गए थे ना। अगर वो मान लेते कि ठीक है गुरुकुल के विद्यार्थी की तरह से खाली गए हैं तो कैसे काम चलता? तो मेरा जो आपने कहा उसमें यह है कि मित्र पुलिस का जो हम अपेक्षा करते हैं उसकी तरफ हम बहुत आगे बढ़ाए। मेरे उसी एक उदाहरण से खाली होगा कि मेरे बचपन में मोटरसाइकिल की आवाज पे नोटिस लेने वाला समाज वही है, लेकिन डीआईजी का अब नोटिस नहीं लेता कि गए थे तो क्यों गए थे, क्या गए होंगे, अपने काम से गए होंगे। राइट। तो अब हम मित्र पुलिस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मार्केट में बने रहने के लिए मिर्च के अपने कड़वेपन को भी थोड़ा बरकरार रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर तो अगर ऐसा समाज हो जाए, जब सभ्य समाज हो जाएगा, तो पुलिस की, कचहरी की, वकील की, न्यायालय की जरूरत क्या होगी? राइट। 100% सभ्य समाज माने पुलिस शून्य। समाज की सभ्यता घटती है तो पुलिस का प्रयोग, न्यायालय का प्रयोग, हस्तक्षेप बढ़ता है। तो अगर इस तरह की बातें हैं कि पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो अगर महसूस कर रहे हैं आप एक नागरिक की हैसियत से, तो ये भी मान के चलिए कि समाज अभी सभ्यता के शिखर पे नहीं। राइट। जैसे हम गांव में देखते हैं, दो पक्षों में मारपीट हो गई तो कोई
पुलिस वाला गया, जनरल 2 पुलिस वाले आते हैं, अगर नंबर 100 डायल करा या 112 डायल करा तो वो पहुंचते हैं और वो कहते हैं अभी चलो तुमको थाने में बंद कर दूंगा। तो ये किस राइट से वो कहते हैं? अगर फिर कोई आम जनता को ऐसे कह रहा है तो आम जनता के क्या राइट्स हैं? देखिए, मैं फिर मानस से ही एक उदाहरण दूंगा। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित, भय बिन होए न प्रीत। तो जब भगवान राम को कहना पड़ा कि भय बिन होए न प्रीत, तो जो 2 आदमी लड़े हैं दे आर लॉ ब्रेकर्स। वो कक्षा के विद्यार्थी नहीं है, उनसे कहते थे खड़े हो जाओ, और उनको इतना फील हो गया कि सबके बीच में हमें खड़ा कराएगा, इसमें बैठ जाओ, आगे से गलती मत करना। इस तरह के विद्यार्थी तो नहीं है, तो इतना उनको यह कहना पड़ता है। दूसरा, जो आपने कहा कि 112 डायल करने पे 2 लोग जाते हैं, 112 का जो रोल खड़ा किया गया वो इसलिए खड़ा किया गया कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था वो ज्यादा था, लंबा था। उसका कारण यह भी था कि कोई घटना हुई, इनको जाना चाहिए, ये नहीं है तो इनको पूछा गया कि कहीं और है, अच्छा वो आ जाते तो जाएंगे, इतने में टाइम लगा। इस नाते वो संगठन 112 का खड़ा किया गया, यूपी 112, कि उनका काम ही केवल है फर्स्ट रिस्पांस। उस गाड़ी का नाम आप देखें, पुलिस रिस्पांस व्हीकल है। पीआरबी कौन आई थी? पीआरबी साहब 35-40 आई थी, तो उसका एक नंबर पड़ा है, उसका पीआरबी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल। और वो प्रयास किया गया है, कोशिश की जाती है कि रूरल एरियाज में 10-11 मिनट में पहुंच जाएं और अर्बन एरियाज में वो 8 मिनट के आसपास में पहुंच जाएं। औसत टाइम महीने भर का हमेशा कैलकुलेट होता है, जनपदों की रैंकिंग आती है, जनपद के भीतर भी आती है कि कौन पीआरबी ज्यादा लेती है समय, कौन कम लेती है। और हमारे पीआरबी मुख्यालय से, जो हमारा यूपी 112 का मुख्यालय है, इवेंट जनरेट होते ही उसकी मॉनिटरिंग भी शुरू हो जाती है, और वो सब आधुनिक तकनीकी सिस्टम पे है। तो वो जो जाते हैं तो सिर्फ इस नाते कर लें अभी बंद कर देंगे, बंद कर देंगे मतलब आगे फिर ये ना सर फाड़ दें। वरना अगर बहुत प्यार मोहब्बत से कहेंगे अच्छा ठीक है अब मत लड़िएगा, नहीं तो कल हम फिर आ जाएंगे, तो रात में पता चला कि अभी तो गाली गलौज हुआ था, रात में सर फोड़ देंगे। तो ये केवल और केवल भय क्रिएट कर देते हैं, ताकि कहते हैं ना प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है कि आप आगे लड़ोगे तो बंद भी हो सकते हो, जेल भी जा सकते हो, सजा भी हो सकती है। अगर इतने से काम चल जाए तो बेहतर है। मां बच्चे को नहीं डरा देती है, धमका देती है, उसका मतलब कोई इल इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन अच्छा है। तो ठीक इसी तरह से जो 2 आदमी जाते हैं, अगर उनको ये कानून का पावर ना हो, ये बंद कर देंगे, अभी थाने ले चलेंगे, ये धमकी ना हो, तो 2 आदमी 50, 100, 200 की भीड़ में पहुंच जाते हैं, फिर क्या होगा? उनके पीछे जो सीआरपीसी आज की तारीख में बीएनएसएस की जो शक्तियां हैं, इसी नाते कि अगर लड़ोगे तो बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी जो 151 था आज 170 हो गया है, तो उसमें हम बंद कर सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आगे आप लड़ाई ना करो, उसके प्रिवेंशन के लिए हमें पावर है। तो ऐसा नहीं कि बिना पावर की बात करते हैं। एक पुलिस वाले के सामने अगर हमें लगता है कि आप 2 बैठे हो आमने सामने, और मुझे इसी समय लगे कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें संज्ञेय अपराध हो जाएगा, तो मैं 1 मिनट में कह सकता हूं कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई यू आर अंडर अरेस्ट, और मैं मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कर सकता हूं। वो घर घर में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही होगा तो होगा, ऐसा नहीं। जनरली जैसे जो ये फील्ड है, जैसे आपने बीच में मेंशन करा कि जितने भी पोइट्री होती हैं या काव्य पाठ होता है, उसमें पुलिसिंग और नेताओं की जरूर उनकी एक तरह से लगाते हैं कभी लोग की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और एक हास्यास्पद वे में। लेकिन क्या कोई ऐसा फैक्टर रहा कभी आपके लाइफ में कि बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है ऊपर से कि डिसीजन में चेंज करना? देखिए ऐसा है, जैसे आम जनता में भी रहता है कि मैं आपकी बात समझ गया। आप किसी प्लेटफॉर्म पे, जहां कहीं भी, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म पे, हर व्यक्ति के अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने दायित्व अलग अलग है। मैं अपने अधीनस्थों से भी कहता हूं, आप प्रायः सुनते होंगे, देखते होंगे कि पुलिस का मीडिया से या एडमिनिस्ट्रेशन का मीडिया से, खासकर मैं पुलिस का हूं तो पुलिस की बात करूं, पुलिस का मीडिया से 36 का आंकड़ा रहता है, वकील से 36 का आंकड़ा रहता है।
मैं समझाता हूं कि देखिए उनका प्लेटफॉर्म अलग, हमारा प्लेटफॉर्म। मीडिया को क्या हुआ वो खबर कहीं न कहीं से ले जानी है। उनका बॉस भी सवेरे उनसे ये पूछेगा ये खबर तुमसे छूट कैसे गई, और आपको लगता है कि यार ये खबर इस लायक नहीं है कि अनावश्यक प्रसारित हो। सपोज कर लीजिए छोटी सी एक कोई बात कम्युनल है, हम तो ये चाहेंगे कि ये जहां है, जिस मोहल्ले में है, जिस दो घरों के बीच में है, दो व्यक्तियों के बीच में, वही रह जाए। एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म का लड़का लेके चला गया, हम ये चाहते हैं कि ठीक है हमारे थाने में FIR लिख जाए, हम लड़की बरामद कर लें, लड़की का बयान करा दें, हिंदुस्तान के कानूनों में जो समाधान है वो समाधान हो जाए। लेकिन मीडिया के लिए खबर है कि फला धर्म की लड़की फला धर्म का लड़का ले गया, लेकिन जब वो खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होकर के बढ़ती है तो उसके बाद उसके तमाम धर्म के धुरंधर उसमें आते हैं, और वो बात फिर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव की हो जाती है, होती है। अब हमारा उद्देश्य यह है कि वो बहुत फैले न, आपका उद्देश्य है कि नहीं अगर कोई खबर है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोनों में देखिए कहीं ना कहीं उद्देश्य आप अपने प्लेटफॉर्म पे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आबकारी और मद्य निषेध की तरह से टकराहट हो रही है। आबकारी चाहेगा बिकेगा, मद्य निषेध चाहेगा रुकेगा। अब होता क्या है कि मैं यह समझाता हूं अपने लोगों को कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कल उनसे पूछेगा कि आप सो रहे थे, ये खबर कैसे आपसे मिस हो गई, जैसे हम आपसे पूछते हैं कैसे घटना नहीं आपने अटेंड किया। इसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं। इसी तरह से कोई आदमी अधिवक्ता के पास जाता है तो उसको लीगल एड देना ये उसका काम है, उसकी फीस लेता है, देगा लीगल एड, जेन केन प्रकारेण अपने क्लाइंट का हित वो चाहेगा। इसी तरह से जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के वो नुमाइंदे हैं, सर्वसुलभ नुमाइंदे हैं, और हर 5 साल बाद उन्होंने जनता के बीच उनको जाना पड़ता है, तो उनके पास कोई जाएगा तो अपनी बात कहेंगे, और उन्होंने एक पक्ष सुना जो उनके पास गया है। हमारे पास मान लीजिए एक पक्ष आया है तो भी हमारी जिम्मेदारी कि हम दूसरे पक्ष तक जाएं। हमारे एक सीनियर अफसर थे, DG रैंक से रिटायर हो गए, अविनाश चंद्रा जी, वो कहते थे कि जब कहीं जाइए जांच में तो पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष इन 3 की तलाश करिए। उनका पक्ष भी मिल जाएगा, विपक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन निष्पक्ष के लिए आपको अपनी स्किल का प्रयोग करना पड़ेगा। इस भीड़ में निष्पक्ष कौन लोग हैं उनसे भी आप जानिए, तब बातें आएंगी। तो जो आपने कहा कि प्रेशर, तो प्रेशर, मैं प्रेशर उसको नहीं मानता, ये मानता हूं पक्ष बताने का तरीका कि उनके पास जो पहुंचा है उसने अपनी व्यथा रोई है, और वो इस स्थिति में हैं कि वो किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कर सकें तो उसका पक्ष उसके शब्दों में हमसे बताते हैं। हमें जब जानकारी है हम उन्हें पलट के बता देते हैं ऐसा नहीं ऐसा है सर, या हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, और सारे तथ्य बता देने के बाद मुझे तो नहीं लगता कभी किसी ने यह कहा होगा कि नहीं जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करिए। फिर यही होता है कि देखिए जो विधि सम्मत हो जाए। ये व्यक्ति मेरे पास आया था, पीड़ित है, कानून के दायरे में इसकी भी मदद हो जाए तो अच्छा। तो इस नाते आप इसको, आप जो लोग प्रेशर मानते तो प्रेशर नहीं है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ये एक तरह से उनकी भी ड्यूटी है भाई, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, चुने प्रतिनिधि हो न चुने प्रतिनिधि हो, उभरते प्रतिनिधि हो, लेकिन उन्हीं के बीच काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज उठाना एक तरह से उनका काम है। और नहीं करेंगे तो फिर जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग कहेंगे ना हमारे सुख दुख में तो आपने हमारी सुनी नहीं, तो हम क्यों सुने, उन्हें तो हर 5 साल पे जाना है, हमें तो 60 साल तक की गारंटी है। इस नाते कभी इसको, इस विषय में कभी उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, और उनके कहने से अपने कानूनी उपबंधों से इतर नहीं जाना चाहिए, और आप उसी में रहेंगे तो सिफारिश करने वाला, दबाव डालने वाला भी स्वतः संतुष्ट हो जाता है कि उन्होंने जो किया वो विधि सम्मत किया। अभी जैसे एक मूवी आई थी धुरंधर, इससे कुछ दिन पहले आई थी, वो पूरे इंडिया में हिट हुई, तो उसमें एक असलम चौधरी है जो पाकिस्तान का SP है, और वो इनकाउंटर करता, अपराधियों को भगा भगा के मारता है। तो क्या रियल में भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि जैसे वो भाग रहा है, फिर उसको रोक के मार रहा है, फिर भाग रहा है, तो इस तरह होते कि इनकाउंटर की घटना एकदम अलग होती है इस तरह से? देखिए पहले तो मैंने वो मूवी नहीं देखी है, अच्छा। लेकिन क्योंकि आपने जो कहा कि वो भगा भगा के मारता है, फिल्मों में
अभी जैसे पहले पिछले प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, इसी तरह से चलचित्र जगत के अपने उद्देश्य और है, हिट हो जाए, तालियां बजें थिएटर्स में, पैसा करोड़ों अरबों का व्यवसाय करे वो, तो उनका उद्देश्य कुछ और है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे देखेगा? वहां कोई पीछे पीछे बीएनएसएस या मानवाधिकार आयोग या ये चीजें नहीं, हालांकि कभी कभी इनको भी जांचा परखा जाता है, फिर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती कि इससे समाज पे दुष्प्रभाव पड़ेगा या कानून के खिलाफ होगा। आपको याद होगा कि वो एक दांत लाल दंत मंजन का प्रचार आता था, तो वो किसी राजू तुम्हारे दांत मोतियों जैसे, तो टीचर को कह दिया और गुरुजी आपके दांत, और उनके दांत पान खाए लाल थे। लेकिन बाद में ये बात आई लोगों को कि टीचर और टाट के बीच जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसे डाइल्यूट करता, तो उस विज्ञापन को हटाया गया। हो सकता है कभी ऐसी बात आए कि सेंसर बोर्ड इस पे भी कहे कि भाई यहां जो आप दिखा रहे हो रियल कानूनी ऐसा नहीं हो सकता, और होता भी नहीं रियलिटी में। तो जो एनकाउंटर्स की बात आप कर रहे हैं, भगा भगा के मारने की बात नहीं, हमारे पास ये है कि हम किसी को, कोई वांछित है तो हम उसको अरेस्ट करना चाहें। मिस्टर एक्स यू आर अंडर अरेस्ट, और उसने कहा हमें कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं हुआ तो हमने हाथ पकड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट, वो नहीं छिना रहा हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन धक्का देके भागेगा, दौड़ा के पकड़ेंगे, फिर अगर वो पलट के हमें धक्का देना चाहेगा तो उसका प्रतिवाद करेंगे। तो जितना मिनिमम बल प्रयोग करके उसे काबू में किया जा सके वो हम करते हैं। अपराधी जब सामने से गोलियां चलाता है तो अगर प्रतिरक्षा, सिर्फ हम बचेंगे और प्रतिरक्षा में हम नहीं कुछ करेंगे तो मारता रहेगा। एक गोली मान लीजिए दाहिने से निकल गई, एक गोली बाएं से निकल गई, दूसरी तो छाती पे भी आ सकती है। तो इस नाते हम भी बचाव में फायर करते हैं, और अगर वो भागने ही लगा तो फिर थोड़े गोली मारी जाए। नहीं, जैसे जनरली हम देखते हैं कि पैर में ही लगती है जितने इनकाउंटर होते हैं, इसमें क्या रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 आदमी को पैर में लगी है तो 2, 3, 4 आदमी ऐसे भी हुए जिनकी खोपड़ी में और छाती में भी लगी है, जांग में भी लगी है। मैंने कहा ना मिनिमम बल प्रयोग, मिनिमम बल प्रयोग में हमारी ट्रेनिंग में यह कहा जाता है कि हम सेना के लोग नहीं कि बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर दुश्मन नो मैंस लैंड में दिखे तो तर हम ऐसा नहीं कर सकते ना। हम यही के नागरिक हैं, भटके हुए नागरिक हैं। तो मिनिमम बल प्रयोग करने में अगर वो लंगड़ा हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा, हम अरेस्ट कर लेंगे। और उसकी ट्रेनिंग हमें होती है कि हमें कहां कब कितना बल प्रयोग करना है। बलवा ड्रिल हमारी होती है, दंगाइयों पर नियंत्रण करना। तो हम कहते हैं हम प्लास्टिक पिलेट मारेंगे, रबर बुलेट मारने की स्थिति आएगी तो हम ऐसे मारें कि वो रिकोचिट होकर, मैंने तो एक बार जमीन पे लगे उसके बाद लगे, सीधे मार देने पे रबर बुलेट अगर छाती वगैरह पे लग जाए, वाइटल पार्ट पे लग जाए तो आदमी मर सकता है। तो इस नाते हमें ट्रेनिंग दी जाती कि पहले जमीन पे मारिए, वहां से रिकोचिट होके लगेगी, जिससे कि आदमी को लगे, चोट भी लगे और वो मतलब उसके जीवन के लिए खतरनाक ना हो। तो पैर में जो कहने के लिए आलोचना होती है, तो देखिए फिर मैं कह दूं, अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मूर्ख दर्शक पुलिस, नपुंसक पुलिस है, कहते मूक दर्शक है, नपुंसक पुलिस है। बल प्रयोग कर दिया तो बर्बर पुलिस है। तो हमारे लिए समस्या ये है, हर बार हम करें क्या, हम करें क्या। जैसे आप डायरेक्ट क्रिमिनल से भी मिलते ही हैं क्रिमिनल्स, तो मतलब कैसे आपको लगता है कि उनकी साइकोलॉजी देख के, या कैसे आपको लगता है कि ये एकदम झूठ बोल रहा है और यही अपराधी है? देखिए, एक होता है फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज। जब आप उसके सामने कोई आदमी, आप सामान्य व्यक्ति भी तो देख लेता है भाई, फिर मैं वही गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाऊंगा। आदमी पहचानने की बात आप करते हैं, शायद आपकी उम्र में न रहा हो लेकिन हमारे बचपन में था, आपके बचपन में नहीं होगा। बैल से खेती होती थी गांव में, और गांव में 2, 4, 6 लोग इतने चुनिंदा थे कि बैल किसी को खरीदना हो उनको जरूर ले जाता था। बैल देख के पहचान लेते थे कि चलेगा ठीक से कि नहीं चलेगा। तो ठीक इसी तरह से इंसान है, जब हम रोज उन्हीं क्रिमिनल्स को डील कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड सेट हो जाता है एक तरह से कि हम देख करके, चेहरा देख करके, फिर कुछ प्रश्न पूछ करके, और अब तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि आदमी का झूठ पकड़ लिया जाता है। हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं और उसको हमने स्टडी कर लिया है, और फिर हमने जब अरेस्टिंग की है हम पूछते हैं
अब वो बताता है कि साहब हम तो यहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं गए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास वीडियो फुटेज है, हमारे पास पता चला मोबाइल की लोकेशन है। तो पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। तो मैंने जो आपसे कहा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग और लैंग्वेज, ये 5-10 मिनट में कहीं ना कहीं किसी मामले पर उलझ जाती है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे लगता है कि अब झूठ बोलने के बजाय सच कहे। इसी तरह से बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि महिला आई और सब ये किया वो किया और मेरे छाती पे 315 बोर का तमंचा रख दिया। तो मुझे लगा इस महिला को बोर कैसे मालूम है। और जब मैंने उसे 3-4 मिनट तमाम सवाल किए तो वो मुस्कुरा के कह रही है। और फिर जब हमने पूछा पति कहां के, पति वकील के बस्ता पे बैठे हैं। पहले ही लाइन में आ गए उसकी। चीजें इस तरह से पता चल जाती है। नहीं, आज का जो एआई का दौर है, तो सबसे खतरनाक क्राइम आपको क्या लग रहा है? किस तरह की क्राइम सबसे ज्यादा हो रही है? क्योंकि फिजिकल क्राइम तो बहुत कम हुई है पूरे स्टेट में या देश में भी, फिजिकल क्राइम कम हुई है। तो अभी इसमें आपको सबसे चैलेंजिंग किस तरह के केसेस अभी आते हैं? देखिए, आज की तारीख में अब साइबर अपराध जो है ये सबसे चैलेंजिंग है। इसमें कौन व्यक्ति कहाँ बैठा, किस आईडी से, किस इंस्ट्रूमेंट से क्या अपराध कर रहा है, तो आप बड़ा कठिन हो गया है। और निश्चित रूप से अब हमें साइबर अपराधियों पे नकेल कसने के लिए हमारे डीजी साहब इसको लेकर के लगातार मीटिंगें करते हैं, समीक्षा करते हैं। और वो खुद चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इस नाते एक एक चीज की वो जितनी माइन्यूट मॉनिटरिंग करते हैं, तो मुझे लगता है नीचे के जो स्टाफ हैं इसमें से अभी तो 10% 15% ही ऐसे हो सकते हैं जो उनके बराबरी का नॉलेज रखते हो। तो धीरे धीरे पूरे फोर्स को उधर ले जाना है। तो आने वाले समय में जो ये साइबर अपराध है ये अपने आप में काफी बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं खास करके पैसों के मामले में। लेकिन अब ये साइबर अपराध तमाम और चीजों की ओर बढ़ेगा। देखिए, इस साइबर अपराध से लोगों के चरित्र हनन भी होंगे और भी तमाम चीजें होंगी, तमाम एलिगेशंस आएंगे। तो साइबर अपराध आने वाले समय की बड़ी चुनौती है। ये जो फिजिकल असाल्ट और ये सब चीजें, ये धीरे धीरे लोगों के एजुकेशन लेवल बढ़ने से, लोगों के और तमाम चीजों की जानकारी होने से ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 10,000 रुपए की तमंचे से लूट करने के बजाय हम मोबाइल के बटन पे 10 लाख के हेराफेरी कर ले रहे हैं। उसमें रिस्क भी है, पकड़े गए, जनता ने इलाज कर दिया। यहाँ क्या होना है, पकड़ भी गए, बहुतों का जेल चले जाएंगे, नहीं तो हम लड़ते रहेंगे कोर्ट कचहरी में। तो ये सारी चीजें हैं। अपराध समय समय के हिसाब से बढ़ता है। जैसे महिलाओं की हिस्सेदारी समाज में कम थी तो महिला संबंधी अपराध कम थे, सिर्फ घर के अपराध थे। उनको अपनी देवरानी, जेठानी, सास, ससुर से अपराध थे। कोई बात उनके साथ हो गई तो लोक लज्जा बस नहीं कहना है। पढ़ी लिखी नहीं थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी। अब महिलाएं पढ़ लिख ली, सेवाओं में हैं, मार्केट जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो महिला संबंधी अपराधों में भी थोड़ा इजाफा हुआ। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए, महिलाएं जागरूक हो गई, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया। रिपोर्ट किया तो संख्या बढ़ेगी, कार्यवाही होगी, तो इस तरह के लोगों पर दबाव बनेगा। तो इसी तरह से आने वाले समय में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा चिंता का विषय साइबर अपराध होगा। ओके, जैसे अभी हम जनरल देखते हैं, मूवी में भी हम देखते हैं कि मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसमें हम देखते हैं कि 3rd डिग्री टार्चर होता है। तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ होता है? क्या 3rd डिग्री टार्चर क्रिमिनल्स को आप देते हो? या देखिए, 3rd डिग्री टार्चर तो अब बीते जमाने की बात हो। 30 साल पहले जब हम लोग सेवा में आए थे तो भी 3rd डिग्री से पुलिस तौबा कर चुकी थी, लेकिन थोड़े बहुत कारपोरल पनिशमेंट तब भी थे। लेकिन 30 सालों में इतना सुधार आया है कि मैं ये कह सकता हूं कि 3rd डिग्री का तो कहीं कोई इस्तेमाल ही अब नहीं। कारपोरल पनिशमेंट में कभी कभार हमारे पास सारे एविडेंस होते हुए भी जब सामने बैठा क्रिमिनल बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे समय में जरूर गुस्सा आने पे पुलिस के लोग 1-2 थप्पड़ जड़ देते हैं या धमका देते हैं। लेकिन अब उन चीजों से हर आदमी बचता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हम सेवा करने आए हैं और इस सेवा में कहीं हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो गया, हमारे खिलाफ अपराध दर्ज हो गया, हमारे खिलाफ विभागीय फाइल खुल गई, तो अनावश्यक हम परेशान हो। इस नाते जो हटो बचो की नीति कहते हैं, लोग उस पे आ गए। बट उससे काम नहीं चलने वाला, तो हमें अपने को तकनीकी रूप से दक्ष करना पड़ेगा। अभी
रिसेंट एक घटना हम उदाहरण दे दें। हमारे बरगढ़ में एक किराएदार ने मकान मालिक के लड़के की ही हत्या कर दी। हत्या करके लाश उसी घर में भी दबा दी और उनके साथ बच्चे को ढूंढने का भी नाटक करता रहा। लेकिन एक गलती वो ऐसी कर गया था कि उस घटना को हमें 2-3 घंटे में ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें लगा कि ये व्यक्ति है। और जब उसे ले आए थाने तो बिल्कुल करे साहब हम तो ऐसा है वैसा है, हम इनके साथ इतने साल से इनके घर में रह करके रहे, अभी तो 2 महीना पहले हमने इनका मकान बदल के पड़ोस में हमने दूसरा मकान लिया और हम बच्चे ढूंढने में यहां थे, हमारा उस सीसीटीवी में देख लीजिए, वहां देख लीजिए। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि धमकाने के लिए कहा, हमें सब पता चल गया है और तुम्हारे साथ अब वो होगा जो तुमने बच्चे के साथ किया है। और ये कह करके 2 थाना प्रभारियों ने 2 तरफ से पकड़ा उसको, 2 दरोगाओं ने। तो चूंकि बच्चे का गला घोट के मारा था उसने और धमकाने के लिए जब ये कहा तुम्हारे साथ होगा जो बच्चे को होगा, तो उसने तुरंत कहा साहब कुछ ना करें, वो हम और हमारा फलाना दोस्त किया है और परानू बाबा के जंगल में छिपाए। तो लगा कि जंगल में डेड बॉडी छिपाया होगा। वहां गया, तमंचा तो बरामद करा दिया, उसके बाद पता चला कि दूसरे दरोगा का पिस्टल छीन के फायर मार दिया। तो फिर हमें उसमें जवाबी फायरिंग में एक मारा गया, एक पकड़ गया तो दूसरा डेड बॉडी जहां बताया वहां बरामद हो गई। तो ये चीजें मतलब होती है, 3rd डिग्री और ये सब चीजें इस तरह की नहीं है। जैसे एक जनरल आदमी है और मान लो उसे रिवॉल्वर पास कराना है, वो एसपी के पास आता है, सुपरिटेंडेंट के पास, या रिवॉल्वर पास माने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस अगर उसे लाइसेंस लेना है तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ वो प्रार्थना पत्र देता है और उसकी 2 जगह से जांच होती है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जांच होती है, एक पुलिस डिपार्टमेंट से जांच। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जांच हमारी थाने से स्टार्ट होते हुए और सर्किल अफसर, एडिशनल एसपी, हमारा डीसीआरबी और यहाँ फिर मेरे पास आती है, हमारी रिपोर्ट जाती है, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइसेंस जारी करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। ओके। जैसे हम देख रहे हैं ना, आज का जो यूथ है, एक तरह से कहीं ना कहीं आज का यूथ एक तरीके से जो है क्राइम की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है कि वो पिस्टल लिया और रील बना रहा है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? और वो बाद में आप उसमें आता है कि फिर उसको गिरफ्तार भी करा। अभी आपने कहा कि फिल्में उस समय के समाज का दर्पण, तो बहुत पुराना कहा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब आज रील का जमाना है, इतने व्यूअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, इतना ये है। वो व्यंग्यकार ने लिखा नहीं कि फेसबुक पे तो 40,000 दोस्त हैं और घर में पिछले 10 महीने से बोलचाल बंद है। हम एक दूसरी दुनिया में जीने लगे, जिसको कहते हैं यूटोपियन हो गए, होते जा रहे हैं। तो ये रील, फॉलोअर्स, इस पे पैसे मिलना, ये करना और उसको समाज में वाहवाही। एक पीढ़ी पहले हमारे पिताजी की पीढ़ी में अगर किसी ने अपने भाई बंधु किसी की हत्या कर दी है तो उसके यहां रिश्ता नहीं लोग करते थे, कहते थे गोत्र बधिक है, इसने इतना बड़ा पाप किया है, इसके यहां रिश्ता नहीं करेंगे, पूरा समाज बहिष्कार करता था। और आज आप 1-2 हत्या कर दिए हैं और बेल पे बाहर हैं, 10 आदमी आपसे मिल करके और आपके साथ फोटो खिंचा के अपने को चाहता कि वो फलाने दादा से हमारा परिचय बड़ा अच्छा है। तो ये जो बच्चे आजकल इस बहकावे में आ जा रहे हैं, तो ये जो मैंने फिर कहा ना कि सोशल मीडिया की दुनिया है, ये सोशल मीडिया वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे जो सस्ती लोकप्रियता मिलने लगती है, इसके लिए वो किसी का पिस्टल लिए तो फोटो करा ली, ये कर लिया, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और फिर दूसरा उनका विरोधी उसी को फिर जेल में दे दनादन इतनी बार उसको उठाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि पुलिस को जाना पड़ता है और फिर उसके बाद कार्रवाई होती। कई बार तो पता चला कि खिलौना जो लाइटर है, किचन का लाइटर पिस्टल वाला, उसको लगा के डाल दिया, वहां गए तो घर पे वही लाइटर मिल गया। अब हमें यह साबित करने में कठिन होता, कारण कि जो हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं उसी में से 2-4 प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई, अरे पुलिस तो गई और रफा दफा करके चली आई। अब वो मां के किचन के पिस्टल को लगा करके स्टाइल में उसने जो लाइटर है पिस्टल नुमा उसको लगा दिया उसने और फोटो वीडियो बना के लोड कर दिया। उसके अपलोड करते ही 4 लोगों ने पकड़ लिया, अब उसके पीछे पड़ गए। अब हम उसको जेल भेज दें तो एक बच्चा जो नादानी कर गया है,
क्यों? उसे नहीं मालूम था इसका भी कोई ना कोई रिपरकशन हो सकता है, तो उसको हम जेल भेज दें, और नहीं तो ये जो एलिगेशन झेले, अरे पुलिस ने तो सब गोलमाल कर लिया। बहुत बार हमें ये लगता है कि ठीक है यार, अब वो बच्चा है, अगर उसने माँ का लाइटर लेकर के और इस तरह से कर दिया है तो हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और करना पड़ता है। कभी आपको इस जर्नी में लगा कि कभी इनोसेंट आदमी पे कार्रवाई हो गई? अब हम ये तो नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ कानून जो प्रोटेक्शन देने के लिए बने, कभी कभी उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत सारे कानूनों के नाम आपको गिना सकता हूं, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में फंसने के बजाय मैं डाउरी से रिलेटेड जो कानून है उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस बूढ़ी सास को बहू से 10-5 दिन रोटी और 2 गिलास पानी भी मिला कि नहीं मिला, उसी बहू के डावरी डेथ में उसे जेल भी जाना पड़ता है। कानून ऐसा है कि मायके वाले एफआईआर लिखाएंगे कि दहेज मांगा गया, दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, 7 साल के भीतर डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ हो गई, तो 7 साल का भीतर हम एविडेंस जुटा लेते हैं, अननेचुरल डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम जुटा लेते हैं। लेकिन डावरी में क्या मांगा गया, क्या दिया गया, उसके लिए उत्पीड़न हुआ या कोई और बात थी कि बहू ससुराल में फंदे से लटक गई, तो ये तय कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो कभी कभी ये डायलेमा तो रहता है, सीओ मैंने भी तफ्तीशें की हैं, ये डायलेमा रहता है कि इनको हम भेज रहे हैं, ये क्या वाकई हमारे पास 24 कैरेट के एविडेंस हैं? क्योंकि लगता नहीं 24 कैरेट के एविडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी जो फ्रेमवर्क है उसे हमें भेजना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि निर्दोष। और वैसे है ना कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पीस जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तमाशाई भीड़ में शामिल है तो बलवे का मुलजिम भी हो जाता है। राइट। एक्चुअली क्राइम करने के लिए हमें इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग होना होता है, अगर जो भी क्राइम करता है। तो कभी आपको लगा कि कोई क्राइम हुआ और वो बहुत फिर आने के बाद वो बहुत इमोशनली हो गया, कि जैसे बहुत सारे केस होते हैं, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, या फैमिली मैटर ही कर लिया, तो कभी इस तरह का हुआ? ये जो आपने कहा कि क्रिमिनल बनने के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, तो जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उसके लिए कह सकते हैं। कुछ क्राइम्स, जैसे आप खुद अपने प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो इमोशंस में हो जाते हैं, उद्वेग जिसे हम कहते हैं, उद्वेग में हो जाते हैं। 1, 2, 4 मिनट 6 मिनट का गैप हो जाए या कोई बीच में आ जाए शायद ना हो। कहा गया है कि ए कप ऑफ टी बिफोर सुसाइड इक्वल टू नो सुसाइड। अगर किसी आदमी ने फांसी का फंदा उंदा सब लगा के तैयार कर लिया, मुझे तो सुसाइड करना है, और उसने कहा रुको 1 कप चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, तब चलते हैं, तो इसका मतलब फिर वो सुसाइड अब नहीं करेंगे, इतने में उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया। अभी अलग बात है कि आज का जमाना ऐसा आ गया कि लोग बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके और अपना स्टेटमेंट देके पंदे पे लटक जा रहे हैं, जहर पी ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसा समाज होता है वैसा परिवेश होता है, लेकिन जो इमोशंस में क्राइम हो जाते हैं उनको हम ये कह सकते हैं तो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग नहीं है, उन्होंने अपने को अंदर से क्राइम करने के लिए कोई स्ट्रांग नहीं किया है, वो बस इमोशंस ऐसे आए जिसमें उन्होंने कर दिया। ऐसे लोग भी हैं, और उनका परसेंटेज हम नगण्य नहीं कर सकते, ठीक ठाक लोगों का है जो इमोशंस में ऐसा कर देते हैं। जी, जनरली हम देखते हैं कि प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग बड़ा संकोच करते हैं, लोगों को लगता है पुलिस के पास क्यों जाना, ऐसा क्यों है? देखिए, ये दोहरी बातें हैं। यदि हमारे खिलाफ एफआईआर लिख जाए तो पुलिस गलत एफआईआर लिखती है, और हम पड़ोसी के खिलाफ लिखाने जाए न लिखें तो पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक संग नहीं हुए भुआलू, हंसब खखाई फुलाई गालू। एक तरफ पुलिस पे आरोप साहब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, और जो हमारे खिलाफ लिख जाए तो साहब पुलिस ने झूठा लिख दिया। तो जो लिखती ही नहीं वो झूठा क्यों लिख देगी? जब असली लिखने में आनाकानी करती तो झूठा क्यों लिख देगी? और अपराध के आंकड़े जो बता रहे हैं, इतनी संख्या में अपराध लिखे जा रहे हैं, तो अगर पुलिस लिखती नहीं तो कैसे होता? तो जो ये कहना है, पहले यह जरूर बात थी, लोग ये सोचते थे कि थाना, पुलिस, कचहरी, कोर्ट ना जाए, उसका एक सामाजिक, मैं अपनी उस पुरानी बात पर फिर आ रहा हूं
कि हमारे सामाजिक मूल्यों में, हमारे धार्मिक मूल्यों में और हमारे नैतिक मूल्यों में जैसे जैसे क्षरण बढ़ता जाएगा, अपराध वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। राइट। हमारे नैतिक मूल्य फिर स्ट्रांग हो जाएं, अपराध घट जाए। तो ठीक इसी तरह से जो कहते हैं कि लोग जाने से बचते हैं, तो पहले इस बात से जाने से बचते थे, अरे यार हमारे खानदान में कोई मुकदमे में नहीं है, हम क्यों जाएं। तो इस नाते नहीं जाते थे। अगर कोई चला जाता तो लोग कहते थे वाह भाई वाह, हमारे खानदान में कोई थाने नहीं गया, हमारे खानदान में कोई दीवानी नहीं गया, आप चले गए। ऐसा क्यों चले गए, 4 आदमी बैठे होते। लेकिन अब इन चीजों को समाज ने इससे अपने को विड्रा कर लिया। हम क्यों बोलें। हम बचपन में पढ़ने जाते थे स्कूल तक, रास्ते में किसी जात किसी धर्म का कोई हो, जो खेतों में काम कर रहे थे लोग, मजदूर हो, किसान हो, लैंडलॉर्ड हो, किसी ने नहीं सोचा किसका बच्चा है। अगर जरा सा गलती हुई तो उसे डांट भी देते थे, जरूरत पड़ने पे कान भी गर्म कर देते थे। तो हम कहते थे, हमने बच्चे से हमने कहा हमारे जमाने में भी सीसीटीवी लगे थे। अरे पापा आपके जमाने में सीसीटीवी, वो जिंदा थे, जरूरत पड़ने पे कान ऐंठ देते थे। और मैं मानता हूं हमारे निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। गांव के जो लोग हमें भी वॉच करते रहते थे, अब हम नहीं वॉच करते। इसी से चीजें बढ़ रही हैं। तो जो ये कहना कि पुलिस लिखती नहीं तो इतने सारे FIR दर्ज कैसे होते हैं। और हम ही जब हमारे खिलाफ लिख जाए तो पुलिस ने झूठा लिख दिया, और हम लिखाने जाएं और न लिखे झूठा वाला तो कहते पुलिस लिखती नहीं। तो ऐसा नहीं है। और बचते लोग इस नाते भी, अभी भी लोगों की मानसिकता ये है, आम आदमी सामान्य तरीके से ये चाहता है कोर्ट कचहरी थाने के पचड़े में न पड़े। अगर छोटा मोटा तू मैं हो भी जाता है तो लोग सोचते हैं निपट जाए। हमारे तक आता है हम और कुछ न करें। जो पुरानी धारा थी 107, 16, 151 CRPC की, वो कार्यवाही केवल इस नाते कर देते हैं कि 2 भाई लड़के आए हैं, हमने कहा जाओ ठीक है ना, हाँ ठीक है, और घर जाके फिर लड़ लिए। तो ये जांच होगी जब ये तुम्हारे पास गए थे या तुम्हारे संज्ञान में आया तो तुमने क्या किया। तो हम अपनी नौकरी बचाने में उनके खिलाफ एक कागज चला देते हैं। यद्यपि कभी कभी ये होता कि वो कागज चल जाने से कटुता थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो रीड करना भी हमारा काम है, हमें करना चाहिए। राइट। जनरली अभी हमारे फोन में ही एक तरह से हमारा सोल या सब कुछ उसमें एग्जिस्ट करता है। जनरली अगर पुलिस हमारा फोन ले ले या किसी डाउट के आधार पे डायरेक्ट ले ले तो हमारे क्या राइट्स हैं, हम कि फोन उन्हें दे या ना दे। देखिए, डाउट के आधार पे जैसे लोग कहते हैं साहब पुलिस बिना सर्च वारंट के हमारे घर में घुस गई, तो जो पुलिस का उपनिरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी है, उसे अगर संदेह है कि इस घर में कोई अपराध से जुड़ा व्यक्ति या वस्तु है, तो वो न्यायालय खुल करने के बाद उससे सर्च वारंट लेने तक का इंतजार नहीं करेगा। उसे कानून में पावर है कि वो जाके सर्च ले सकता है। तो मोबाइल भी आपकी एक इस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर उसमें हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिससे अपराध होना पाया जा रहा है या अपराध से जुड़ा कोई साक्ष्य इसमें मिल सकता है, तो हम उसे चेक कर सकते हैं। राइट। ये अलग बात है कि अगर आपका इसमें कुछ गलत नहीं है तो आप छिपाएंगे क्यों। या आप ये कह सकते हैं आप क्या देखना चाहते हो साहब, हम आपको दिखाते हैं, हमारे सामने देख लो, जो जो चाहो हम दिखाते जाएंगे। लेकिन अगर हमारा उसमें कुछ ऐसा है जिससे हमें लगता है कि पकड़ जाएगा, किससे उसके संपर्क है क्या, मोबाइल तो तुरंत हम देते हैं, इसको किसने इससे घटना से पहले किसको कॉल किया, उसकी कॉल लॉग में मिल जाएगा। CDR आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस नाते हम देखते हैं CDR आएगा तब तक तो हो सकता है चिड़िया उड़ जाए, तो हम उसका कॉल लॉग देख लेते हैं। उसमें देख लेते हैं तमाम चीजें, यहां से तो डिलीट कर दिया है और वहां पता चला अभी उसमें बिन में पड़ा हुआ है। तो ये ना करें तो काम कैसे चले। राइट। तो वो हमें है पावर कि हम किसी चीज को इस तरह से खंगाल सकें। अगर आपको एक लाइन में कहना हो, जैसे मैं बोलूं पुलिस, तो 2 लाइन या 3 लाइन में इसको पुलिस के लिए आप क्या बोलेंगे। पुलिस मैं जब अंडर ट्रेनिंग था तो मेरे जो SP साहब थे वो भी भोजपुरी बेल्ट के बिहार के रहने वाले हैं। तो पुलिस के बारे में एक चीज उन्होंने कहा था जो मुझे आज तक याद है और अब भी लगता है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे एक महिला है, उसकी रोज पति से नोकझोंक होती रहती है, लेकिन मायके जाती है तो दूसरे तीसरे दिन ही फिर फोन करने लगती है कि वापस आना है, ले जाना। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा था कि भतरा सोहाय ना और नैहरवा रहाय ना, यानी पति अच्छा भी नहीं लगता और उसके बगैर मायके में रहा भी नहीं जाता। पुलिस की स्थिति वही है कि अच्छी भी नहीं लगती और इसके बगैर रहा भी नहीं जाता। हर आदमी चाहता है कि स्टेटस सिंबल में घनर मिल जाए, हमारी शादी हो तो ट्रैफिक पुलिस लग जाए, हमारे घर कुछ हो तो पुलिस वाले खैर पूछ जाएं। बस इतने हैं
कि रात में पिकेट तो लगे, लेकिन अगर हमने ये चाहा, पुलिस वाले ने ये चाहा कि अपनी दुकान की 2 कुर्सियां बाहर छोड़ दीजिए, जिस पे रात में पिकेट में हम आते हैं तो बैठ लें, तो उस दिन तो छोड़ देंगे, अगले दिन से कहेंगे इसको सबको अंदर बंद कर दिया करो, रात भर आकर के और 2 शब्द गाली का उच्चारण करके कहेंगे आके तोड़ते हैं। तो हमारी स्थिति यही है भैया कि भतरा सुहाय ना, नैहरमा रहाय ना। पुलिस अच्छी भी नहीं लगती और पुलिस के बगैर भी अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर के यही स्थिति। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पुलिस के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आम जनता को नहीं पता होती? ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है पुलिस की जो पीड़ा है, पुलिस का जो दर्द है, वो आम जनता को इस नाते नहीं पता होता है। उसका भी उदाहरण मैं अपने घर से दूंगा। मेरे पिताजी जो पढ़े लिखे थे, इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और बेटी का रिश्ता करने के लिए अगर पुलिस वाले के घर जाना होता था या किसी पुलिस वाले के बेटी का रिश्ता आ जाता था तो दोनों मना कर देते थे। मैं पुलिस सेवा में आ गया, मेरे भी 2 बच्चे, बड़ी बेटी, बेटा छोटा। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मेरे घर आए और मैं नक्सल ऑपरेशन में पोस्ट था, पिताजी 3 दिन 4 दिन 6 दिन रुक के चले गए और मैं कॉम्बिंग में जंगल जंगल भटकता रहा, नहीं लौट पाया, वापस चले गए। जब आए इंतजार किए कि अरुण आ जाएंगे तब खाना खाएंगे, और इंतजार करते करते अंततः फिर खाना खा के सो जाना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ। बेटों के, हमारे बच्चों के जन्मदिन है, माँ भी आई है, पिताजी आए हैं, चाचा आए हैं, भैया आए हैं, भाभी आए हैं, सब हैं, लेकिन पता चला ऐन मौके पे हम ही नहीं। तो जब इस तरह से उनका साल 2 साल 3 साल सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि खुद कहा उन्होंने कि मैं जीवन में पुलिस के बारे में जो धारणा रखता था, अगर अब उसके प्रतिकूल बड़ा सार्वजनिक रूप से कहूंगा तो लोग ये कहेंगे कि बेटा पुलिस में चला गया तो प्रिंसिपल साहब ने अपनी विचारधारा बदल दी। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस पे लोग टिप्पणियां पुलिस का दर्द जाने बगैर करते। एक पुलिस वाले से पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा 2। कितने बड़े हैं, तो उसने कहा छोटा वाला इतना बड़ा है, बड़ा वाला इतना बड़ा। उन्होंने कहा इतना इतना तो सुना था, इतना इतना कैसे? उन्होंने कहा बच्चों को सिर्फ सोते देखा है, जब मैं पहुंचता हूं तो सोते रहते हैं और मैं सोता रहता हूं तो स्कूल चले जाते हैं, तो सोते देखा है, तो इस नाते मैंने बताया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो पुलिस का जो दर्द है, न काम के घंटे कुछ तय हैं, न भोजन का कोई नियत समय है, न मनोरंजन का कोई नियत समय है। छुट्टी मिल गई तो रिश्ते नाते हो आओ, नहीं मिली तो घर में शादियां हैं, वो आप नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम दर्द है जो लोग नहीं जानते। राइट। मैं बीइंग ए पुलिस अफसर कह सकता हूं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि फैमिली के साथ सिनेमा 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल पे देखा हो। अभी मेरे एक मित्र बगल में बैठे हैं, कल ही इनसे जब चर्चा हुई, इसी जिस धुरंधर फिल्म की चर्चा आई उसमें देखा है, तो मैंने कहा तो मुझे तो याद आ रहा है कि पिछले 2.5-3 साल में मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी, न घर में न मल्टीप्लेक्स में, कहीं नहीं देखी। तो मुझे रिकॉल करना पड़ा कि देखिए, तो बाहर वाले को क्या पता, उसे तो लगता होगा अरे ये लोग तो बिल्कुल मौज मस्ती में। तो ये दर्द कोई नहीं देखता। नहीं, आज फिर हम अगर सवेरे 10 बजे ना पहुंचे तो उन लोगों को लगता क्या है, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि रात के 2 बजे से पहले तो हमें सोने को नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस संवाद को ज्वाइन करने के लिए, और निश्चित तौर पे आज आप धुरंधर मूवी को देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम पुलिस का दर्द जानने की भी कोशिश की और पुलिस की वर्किंग में कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं और कहाँ क्या हमसे गलतियां हो जाती हैं, सारे पहलू को समग्र रूप से आपसे जाना, या मैं ये कहूं कि समालोचनात्मक रूप से जाना, वरना तो सामान्य रूप से लोग एक तरफा आलोचन की ही बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।